हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी के लिए एक पेरोल कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेरोल का बेसिक क्या होता है और बेसिक से एडवांस लेवल क्या होता है। ठीक है, पूरा हम इसमें कवर करेंगे कि हमारा स्टार्टिंग में रहेगा कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे किसकी साइड, प्रैक्टिकल, जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज फॉलो करती है, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में जो प्रैक्टिस अप्लाई की जाती है पेरोल को बनाते टाइम, जो भी प्रैक्टिकल है वो छोटी छोटी चीज मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो वीडियो डाली थी, वो था हमारा सैलरी स्ट्रक्चर इन इंडिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बेसिक मोनूमेंट्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या हमारी डिडक्शंस होती है, कैसे नेट पे निकलता है। लेकिन जो मेन पार्ट आता है कि ये ग्रोस, नेट और सीटीसी, ग्रोस पे, नेट पे और सीटीसी में क्या डिफरेंस होता है। 90% इंटरव्यू के टाइम पे यहीं पर ही धोखा खाते हैं, क्योंकि कंपनी उनको इंटरव्यू के टाइम पे वो डील करते हैं सीटीसी में, उनको पता होता नहीं है कि सीटीसी क्या होती है, नेट पे क्या होता है, ग्रोस क्या होती है। जब कंपनी इंटरव्यू के टाइम पे सीटीसी डिसाइड सीटीसी बताती है तो इम्प्लॉय हाँ कर लेता है, ठीक है, मान लेता है कि ये पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, लेकिन एक्चुअल में आता क्या है, उसके पास नेट पे आता है। और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं, मेरे पास इंटरव्यू के टाइम पे सीटीसी मुझे ये बताया गया था, लेकिन मेरे पास पैसा ये आ रहा है। तो बीच का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कहाँ गया, एक्चुअल में कहाँ गया, क्या नेट नेट पे क्या होता है और सीटीसी क्या होता है, ये डिफरेंस आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो इसके बाद कोई भी जो कैंडिडेट है जो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, वो अपना जो सैलरी नेगोशिएशन है, वो नेगोशिएशन का पार्ट है, वो अच्छे से कर पाएगा। वो उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, वो अच्छे से डील कर पाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या उसका सीटीसी रहेगा, क्या उसका नेट पे रहने वाला है, क्या ग्रोथ रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रोथ। देखो ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सैलरी के मैंने 5 पार्टों में डिवाइड किया था सैलरी को। पहला पार्ट था हमारा एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल हो गई थी। देन उसके बाद हमारा था एम्प्लॉय का फिक्स पार्ट, कि फिक्स पार्ट क्या रहने वाला है। जैसे कि कंपनी स्टार्टिंग में जब एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें फिक्स पार्ट डिसाइड कर देती है कि एम्प्लॉय का इतना बेसिक रहने वाला है, इतना एसआरए रहने वाला है, ये उसका डीए रहने वाला है, ये अलाउंसेस रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी फिक्स पार्ट से वो निकालती है आपका अर्निंग पार्ट। ठीक है, इसी से निकालता है उसका अर्निंग पार्ट, एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट निकलता है। अर्निंग पार्ट और फिक्स पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से बताया था, मैंने एग्जांपल देके बताया था। सो अगर किसी को डाउट हो तो आप वो मेरे लास्ट वीडियो पे जाके एक बार देख सकते हैं। सो इसमें जो अर्निंग पार्ट है, अर्निंग पार्ट जितने भी हेड्स में उनको डिवाइड किया गया है, जितने भी हेड्स में पार्ट्स को, मोनूमेंट्स स्ट्रक्चर के मोनूमेंट्स को डिवाइड किया गया है, उन सभी का सम, जो सम होता है उसी को हम ग्रोस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं कि किसी का फिक्स पार्ट में किसी का है बेसिक, डीए, एचआरए, अदर अलाउंस, तो इन सभी को अगर चारों को जोड़ देंगे अर्निंग पार्ट निकालने के बाद, तो वो हो जाएगा ग्रोस। अच्छा, अर्निंग पार्ट वही होता है जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है वो 30 दिन के लिए आएगा महीने में, तो उसका फिक्स पार्ट है कि इतना देंगे, कंपनी इतना देगी अगर पूरे महीने आएगा तो। लेकिन अगर वो आता है कुछ दिन, तो उसके बाद उसका अर्निंग पार्ट निकलता है। और सैलरी स्ट्रक्चर को मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मोनूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज को मैक्स टू मैक्स बेनिफिट मिल सके। उन पार्ट्स को, उन हेड्स को ऐड करके, अर्निंग हेड्स को ऐड करके जो लमसम अमाउंट बनता है, उसी को हम ग्रोस कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। ग्रोस सैलरी रेफर करती है ऑल दोज अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की जितनी भी अर्निंग है डिडक्शन से पहले। डिडक्शन किसी भी, मैंने 4 टाइप डिडक्शन बताई थी, पीएफ की हो गई, ईएसआईसी हो गई, पीटीएलडब्ल्यू, कोई भी टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन किसी भी डिडक्शन से पहले जो एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो एम्प्लॉय की ग्रोस होता है। ग्रोस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्रोस में हम बेसिक इंक्लूड कर देते हैं, डीए इंक्लूड कर देते हैं, एचआरए, अलाउंस, रिस्किट्स और काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कंपनी को स्टेबल लगता है वो है उसमें डालती रहती है। तो इन सभी का अर्निंग पार्ट निकाल के जो सम करते हैं डिडक्शन से पहले, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोस सैलरी बोलते हैं। ठीक है, ग्रोस सैलरी बोलते हैं।
तो दोस्तों क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है कि नेट पे क्या होता है। ग्रोस हमने बात जान लिया कि पूरे महीने में कितना एम्प्लॉय कमाएगा, वो पार्ट हो गया ग्रोस का। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने कल भी बताया था, उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती है, सैलरी डिडक्शन होगी, नॉन सैलरी डिडक्शन हो गई, जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट की जाती है। कौन कौन सी हो जाती है, वो होती है जैसे प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हो जाती है, ईएसआई की डिडक्शन हो जाती है, एलडब्ल्यू की हो जाती है, टैक्स डिडक्शन हो जाता है, प्रोफेशनल टैक्स। ये सारी डिडक्शन का अमाउंट जब ग्रोस से लेस कर दिया जाता है, तब हमारे पास क्या आता है, नेट टेक होम आती है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि नेट सैलरी वो सैलरी है जो एम्प्लॉय को हाथ में जो अमाउंट मिल रहा है, सब कुछ डिडक्शन होने के बाद उसके अकाउंट में जो आ रही है सैलरी, उसके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है, वही क्या होती है, नेट सैलरी होती है। नेट सैलरी जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बना के दिखाया गया है कि नेट सैलरी क्या होती है, जो हमारा एम्प्लॉय का अर्निंग पार्ट होता है, जो पूरे महीने एम्प्लॉय कमाएगा ग्रोस, उसमें से ये सारी डिडक्शंस अगर मैं लेस कर दूं, तो जो पार्ट बचेगा वो होगा नेट सैलरी। पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, एलडब्ल्यू स्टेट वाइज एप्लीकेबल होता है, पीटी स्टेट वाइज एप्लीकेबल होता है, और टैक्स डिडक्शन अगर कोई एम्प्लॉय टैक्स डिडक्शन टैक्स की लायबिलिटी में आ रहा है, तो वो उसका टीडीएस कटता है। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा टीडीएस एक्चुअल में क्या होता है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, सारा मैं रखने वाला हूँ। तो अभी के लिए नेट पे क्या होता है, ग्रोस में से अगर हम डिडक्शन लेस कर दें, एम्प्लॉय की पूरे महीने की डिडक्शन हम एम्प्लॉय की लेस कर दें, पूरे महीने की एम्प्लॉय की डिडक्शन लेस करें, तो हमारा क्या बन जाता है, नेट पे बन जाता है। ठीक है, सो डिफरेंस क्लियर हुआ कि ग्रोस क्या है। ग्रोस हमारा अर्निंग पार्ट हो गया पूरे महीने का, जो जितना एम्प्लॉय कमाएगा उसमें से जो डिडक्शन बन रही है, कुछ सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बनेगी, कुछ एलडब्ल्यू पीटी डिडक्शन होती है, कुछ नॉन जैसे एडवांस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, लोन पेमेंट हो गया, वो सारी डिडक्शन इसमें आ गई। जितनी भी डिडक्शन है वो अगर अर्निंग पार्ट में से लेस हो जाती है, तो हमारे पास क्या बनती है, नेट पे बनता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कोस्ट टू द कंपनी। कोस्ट टू द कंपनी, देखो नाम से ही क्लियर हुआ है, कोस्ट टू द कंपनी, कि कंपनी पर किसी इंप्लॉय को रखने पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, देखिए एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी जो कंपनी है इंप्लॉयज को रखती है, ठीक है, इंप्लॉयज को रखेगी, अब उस पार्ट में ना सिर्फ इंप्लॉय को सैलरी, ना सिर्फ इंप्लॉय को सैलरी देती है, बल्कि कंपनी को अदर कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है इंप्लॉय को रखने के साथ साथ। अदर कॉस्ट बोले तो सिर्फ सैलरी के अलावा कंपनी उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स देती है, कुछ फैसिलिटीज देती है, जिसकी आपको रहने के लिए स्थान दे रही है। ठीक है, वहां पे वर्क पैलेस दे रही है। ठीक है, वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पे बैठ के काम कीजिए, आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट का खर्चा आ रहा है, ठीक है, दूसरा पानी पीते हो, पानी का, मील का, जो कुछ भी एक्सटर्नल खर्चा आपके ऊपर वेव हो रहा है, वेव कर रही है कंपनी, बियर कर रही है, वो सारा अगर मिला दे, तो वो हो जाती है आपकी कॉस्ट टू द कंपनी। कॉस्ट टू द कंपनी में आपका सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा जो पार्ट होता है, कुछ हमारे से ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो गई, ठीक है, जिसके ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, इन सब में भी कंपनी अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। जितना इम्प्लॉयर देता है, इम्प्लॉयर उससे 1-2% एक्स्ट्रा ऐड करके, और फिर वो इम्प्लॉय की उसमें अकाउंट्स में जमा करता है। तो ये सारा जो पैसा है, ये सारा जो अमाउंट है, उसको ही बोलते हैं कॉस्ट टू द कंपनी। कहने का साफ मतलब ये है कि कोई भी एक इम्प्लॉयर है, वो इम्प्लॉय पर पूरे महीने उस या फिर उसकी इम्प्लॉयमेंट में जितना खर्चा करता है, जितना एक्सपेंस करता है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट टू द कंपनी। बॉर्डर टर्म में हम अगर ले लें, तो इम्प्लॉयर जो है वो टोटल एक्सपेंसेस उसके रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होके उसके रिटायरमेंट की पेमेंट अगर कोई बन रही है, वहां तक पूरा बोनस, एलडब्ल्यू, एफएनएफ का सेटलमेंट अमाउंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, लीव एंगेजमेंट लगा लो, मील का लगा लो, फैसिलिटी, बस कैब फैसिलिटी, जितना भी खर्चा एक एम्प्लॉय के ऊपर हो रहा है, वो सारा खर्चा मिला के क्या बनता है, कॉस्ट टू द कंपनी बनता है। ठीक है, सो कॉस्ट टू द कंपनी कैसे कब आता है, कॉस्ट टू द कंपनी होता है
कि हमारी जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ का मैंने अभी बताया, ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, इंप्लॉय की अर्निंग होती है, ठीक है। अब इस अर्निंग में कंपनी इंप्लॉय के कुछ स्टेचुटरी फंड्स है, जैसे कि ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी जमा करेगी। तो इस ग्रोथ में जब इसको हम ऐड कर देंगे, और साथ साथ जो अदर बेनिफिट जो कंपनी दे रही है, कैब फैसिलिटी दे रही है, हाउसिंग अकोमोडेंस दे रही है, उसको एजुकेशन का पैसा दे रही है, कुछ भी अदर बेनिफिट दे रही है, उसका जो खर्च है वो अगर इसमें ऐड कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है, सीटीसी बन जाता है। सो दोस्तों डिफरेंस क्लियर हुआ, सीटीसी और नेट पे क्या होता है, ठीक है। मतलब जो नेट टेक होम हमारी आने वाली है, उसमें वो पैसा, वो फैसिलिटी जो इम्प्लॉय को कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, वो डायरेक्टली तो इम्प्लॉय को नहीं मिल रहा, मॉनेटरी टर्म में इम्प्लॉय को नहीं मिल रहा, लेकिन फैसिलिटी के टर्म में कंपनी उसको प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन कंपनी पे तो उसका एक्सपेंस आ रहा है, कंपनी तो बियर कर रही है, कंपनी तो पैसे की टर्म में, पेमेंट की टर्म में ही बियर कर रही है, मॉनेटरी टर्म में बियर कर रही है, लेकिन इम्प्लॉय को वो एक फैसिलिटी के रूप में मिल रहा है। तो एक्चुअल में जो है, जो आपकी नेट पे है, जो आपकी ग्रोथ है, उससे कहीं ज्यादा ही सीटीसी बियर करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। अभी दोस्तों क्लियर हुआ सीटीसी क्या होता है और नेट पे क्या होता है। चलिए एक और थोड़ा ब्रॉडर टर्म में हम समझ लेते हैं। जो हमारा सीटीसी होता है वो क्या होता है, जिसके हमारे किसी एम्प्लॉय ने अर्निंग ग्रोथ निकाली, अपनी अर्निंग ग्रोथ, अपने उसने पूरे महीने काम करके ये पैसा कमाया, उसमें कंपनी फ्रिंज बेनिफिट्स ऐड करती है, और अपने जितने भी कंट्रीब्यूशन है, जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसके ईपीएफ में हो गया, ईएसआईसी में हो गया, वो सारे ऐड करके जो ये अमाउंट बनता है टोटल, उसी को बोला जाता है कॉस्ट टू द कंपनी, ठीक है। ग्रोस सैलरी में इंक्लूड हो गया उसके बेनिफिट्स का मॉनेटरी के, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स में इंक्लूड हो गया नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जिसके एम्प्लॉय पे कर रहा है उसके बिहाफ पे, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो पीएफ, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ इन सब में जा रही है वो। तो ये हो गया उसका सीटीसी पार्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अच्छे से आपका क्लियर करता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं कि अगर कोई इंप्लॉय है, इफ एन एम्प्लॉय हैज 15,000 ग्रोस सैलरी पर मंथ, अगर किसी एम्प्लॉय की 15,000 ग्रोस सैलरी है, मान लो, ठीक है, कोई एम्प्लॉय 15,000 ग्रोस सैलरी कमा रहा है, साथ ही साथ कंपनी उसको मॉनेटरी टर्म के अलावा कुछ कैंटीन फैसिलिटी भी दे रही है। वो मान लो कंपनी कैंटीन फैसिलिटी के ऊपर कितना रुपए खर्च कर रही है, 2,000 रुपए पड़ रहा है एक एम्प्लॉय पे, साथ में एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है 1,000 रुपए का। इसके साथ साथ कंपनी कुछ उसके ईपीएफ में जमा कर रही है 13%, मान लो 1,950 रुपए जमा कर रही है, साथ साथ ईएसआईसी में कंट्रीब्यूट कर रही है कंपनी एम्प्लॉय के ब्याज पे 3.25% करती है, यानी कि 488 हो गया। अब इन एडिशन इसके साथ अगर वो एलडब्ल्यू बी हरियाणा, अगर हरियाणा स्टेट केस में लगा लो तो एलडब्ल्यू बी जमा कर रही है, लगा लो 50 रुपए का, तो फिर हमारा सीटीसी क्या हो जाएगा, तो हमारा सीटीसी क्या हो जाएगा, हमारी अर्निंग ग्रोथ जो थी 15,000 रुपए, ठीक है, फिर जो कैंटीन फैसिलिटी, जो कंपनी कैंटीन फैसिलिटी के ऊपर खर्च कर रही है 2,000 रुपए ये हो गए, जो हमारी पर मंथ ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है कंपनी 1,000 रुपए ये हो गए, ईएसआईसी में कंट्रीब्यूट कर रही है 1,950 ये हो गए, और 3.25 कंट्रीब्यूशन किसका हो गया, ईएसआईसी का और एलडब्ल्यू का। तो ये सारा अमाउंट मिलके, ये सारा अमाउंट मिलके जो हमारा पैसा बनेगा उसको बोलती है कंपनी सीटीसी। और अगर इसको 12 से इंटू कर दें इस वाले पार्ट को, तो ये हमारा जाता है पर एनम, कि साल में इतना खर्चा एक एम्प्लॉय पे कंपनी कर रही है।